सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी हर एक देश में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ है, दैट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इनके दो मेन फंक्शन होते हैं, पीसफुल कॉपरेशन अमंग नेशंस एंड कॉम्पिटिशन अमंग नेशंस विच रिमेन्स पीसफुल। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेड टू रूल द कंडक्टिंग ऑफ द स्टेट्स एंड अदर members that are present in international systems. Now it is of two types: international intergovernmental organization and international non-governmental organization. So first one refers to organization which has involvement with the government. इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ओन भी करती है। फॉर एग्जाम्पल UN, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, WHO एंड नाटो। देन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दे आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट फोकस ऑन मेकिंग अ प्रॉफिट। एग्जाम्पल केयर, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। Next we see characteristics of international organization. So first of all, most have a legislative body bind international government organization under international law. इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न होता है बाय द इंटरनेशनल लॉ। जो भी इनैक्टमेंट्स होते हैं वो इस लॉ के अंतर्गत ही होते हैं। फिर इनके पास डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो उनका रिजोल्यूशन हो सके। देन दे हैव एग्जीक्यूटिव बॉडी टू फैसिलिटेट देयर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। जो भी वो ऑपरेशंस ला रहे हैं, स्कीम्स ला रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करवाने के लिए दे हैव एग्जीक्यूटिव बॉडीज। देन बॉडी बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस, दे आर क्रिएटेड थ्रू फॉर्मल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड चार्टर्स। Now we see classification of international government organizations. So it is classified into four categories, that is regional organization, economic organization, security organization and financial organization. नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल मतलब जो फोकस करता होगा स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज पे। इकोनॉमिक दैट मीन्स ये ट्रेड से रिलेटेड है, सिक्योरिटी दैट मीन्स मिलिट्री से रिलेटेड है, एंड फाइनेंशियल दैट मीन्स कि ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। सो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इट मेनली फोकस विद इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज। इसके गोल्स में क्या क्या आते हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशंस आते हैं, बट फॉर अ स्पेसिफिक एरिया ओनली। एग्जाम्पल आसियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये मेनली फोकस करता है हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर। ओके, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ आसियान शेयर कल्चरल, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल टाइज। Second one is economic organization. So they used to facilitate international trade, economic cooperation and development among nations. Example, WTO, that is World Trade Organization. They ensure fair competition, promote economic integration, free trade and market liberalization. तो economic integration promote करता है, free trade promote करता है, market liberalization promote होता है। Third one is security organization. They mainly address about military threats, terrorism and conflict resolutions matters. Example is NATO, North Atlantic Treaty Organization. They are military alliance ensuring collective defense among member states. Fourth one is financial organization which focus on monetary stability, economic development, financial cooperation. Example, World Bank which offers loan in developing countries, IMF and ADB. The main goal or the main function of financial organization is to provide loan and financial aid. Now we'll see the theories of international organization. So there are various theories which have been developed to explain their formation, functioning and impact. So there are three key theories, that are functionalism, neoliberal institutionalism and institutionalism. So let us see one by one each one of them. Let's discuss functionalism. So it argues that international organization develop out of necessity, कि हमको ज़रूरत थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की। क्यों? टू एड्रेस कॉमन प्रॉब्लम्स दैट स्टेट्स कांट सॉल्व अलोन। जो एक नेशन है जिसके पास प्रॉब्लम है ड्यू टू अनदर कंट्री, वो अकेले उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, दे नीड थर्ड कंट्री ऑल्सो देयर इन्वॉल्वमेंट। सो फंक्शनलिज्म ये कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों डेवलप हुआ है? आउट ऑफ नेसेसिटी। फंक्शनलिस्ट्स believe that cooperation in non-political areas can lead to greater peace। की ठीक है, जो मिलिट्री एरियाज हैं एंड ऑल वो सब ठीक है, लेकिन हम अगर नॉन पॉलिटिकल एरियाज पे कॉपरेशन करेंगे तो उससे ज़्यादा पीस एंड सिक्योरिटी हो सकेगा।
अदर कंट्री नेशन स्टेट्स में। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, मतलब कि नॉन पॉलिटिकल एरियाज में क्या क्या आ सकता है, तो देर आर फॉर एग्जाम्पल्स ट्रेड, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज क्रिएटेड इन और established in 1948. They used to manage health crisis, coordinated response in diseases. Example, during COVID-19 or during smallpox eradication, they played a very huge role in their eradication. The next one is neoliberal institutionalism theory. They believe कि कॉपरेशन इज मोर बेनिफिशियल देन कॉन्फ्लिक्ट, कि हमको लड़ने से ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए, कॉपरेशन पर। उनका ये कहना था कि इंटरडिपेंडेंसी ही इनकरेज करती है कॉपरेशन। फॉर एग्जांपल हमारे देश में चीनी नहीं है, दूसरे देश के पास चीनी है, शुगर है, सो वी आर वन और द अदर वे वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट कंट्री, और वी हैव वाटर, दे डोंट हैव वाटर, सो देयर आर इंटरडिपेंडेंसी। तो इंटरडिपेंडेंसी ही इनकरेज करती है कॉपरेशन, जिसकी वजह से वी विल नॉट फाइट, वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इसके स्कॉलर्स से रॉबर्ट क्यूहेन, जोसेफ नाई। ओके, so they argue international organization helps states to cooperate despite any of the anarchy. Example है इसका World Trade Organization which helps states cooperate on trade rules despite economic competition. वो economic competition है, okay, but they also agree, they also cooperate on the trade rules which is setting by the World Trade Organization. Now our last theory is institutionalism. इसके scholars हैं मार्च एंड ओल्सन. They mainly focuses on how the institutional evolve. They basically focus on the legal framework. हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी को हम जज कैसे करते हैं कि उनका नेचर कैसा है, उनके घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी कैसा होगा। सेम गोज विद द नेशन, कि एक नेशन के क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, उससे हम जान सकते हैं कि उसके सिस्टम्स क्या होंगी, है ना। तो दिस एक्सप्लेन्स हाउ इंस्टीट्यूशन शेप्स स्टेट्स बिहेवियर, पॉलिसी मेकिंग एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो वही यहाँ पे भी समझाया जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो स्टेट के बिहेवियर को, पॉलिसी मेकिंग को, इंटरनेशनल कॉपरेशन को शेप करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव देते हैं, गोल्स देते हैं, प्रिंसिपल सेट करते हैं कि आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इन गोल्स को अचीव करना है। ओके, so rules, norms, structures influence how states and actors behave in the international system. Example है IMF, International Monetary Fund. क्या करते हैं ये? प्रोवाइड इकोनॉमिक गाइडलाइंस दैट शेप ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो ये इकोनॉमिक गाइडलाइंस देते हैं कि हाँ ये हमारे गाइडलाइंस है, इस तरीके के ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज विल बी गोना बी मेड। सो आई होप कि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ईजी वे में समझ आया हो। इफ यू गो थ्रू एनी ऑफ द डाउट्स, काइंडली comment down below. Thank you.